हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर निधि पटेल है और मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी मेडिकल साइंस की स्ट्रैटेजी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और लेकिन थोड़ा सा अपना एक परिचय दे देती हूँ उससे पहले कि मैंने अपना एमबीबीएस और अपना एमडी गायनी से किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। और जो मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था उस इंस्टीट्यूट की वजह से। उसके बाद मैं लेडी हार्डिंग में कार्यरत थी एज अ सीनियर रेसिडेंट, तो मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है सीनियर रेसिडेंसी का। उसके बाद मैंने मेडिकल इसकी अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। तो मेडिकल साइंस की स्ट्रैटेजी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि मैम कैसे मेडिकल साइंस में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि मेरे 306 नंबर थे इस साल। तो मैं आपका ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल रैंक में, तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी में बेसिकली मेरा एडवाइस यही है कि बहुत वास्ट सिलेबस है आपका मेडिकल साइंस का, तो आपको बहुत ही सिलेबस में सीमित रह के पढ़ना है। आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द सिलेबस जाके अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ना, आपके पास टाइम कम है। स्पेशली मैं थी तो मेरे पास 7-8 महीने थे, उसमें मुझे जीएस भी पढ़ना था, उसमें मुझे मेडिकल साइंस भी पढ़ना था। तो मैंने अपना स्टार्टिंग में प्रीलिम से पहले अपना 60-40 का रेशियो रखा था, मतलब मैं 40% जीएस में दे रही थी, 60% मैं मेडिकल साइंस में दे रही थी। उसके बाद मैं जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आया तो मैंने जस्ट रिवर्स कर दिया। मैंने अब मेडिकल साइंस को बहुत कम टाइम दिया, लेकिन मैं फिर भी अप्रैल तक मेडिकल साइंस पढ़ रही थी प्रीलिम्स के पहले तक, और फिर मैं अपना बाकी टाइम जीएस को दे रही थी। फिर मेंस के बाद जब मेंस आया तो मैंने 50-50% का रेशियो कर दिया कि 50% मेडिकल साइंस एंड 50% रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो शुरुआत करते हैं कि मैंने कवर अप कैसे किया, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गया था पढ़े अपने एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स, तो मैं गायनी में ही सीमित हो गई थी 2009 के बाद, तो मैंने और कुछ पढ़ा नहीं गायनी के अलावा। तो मुझे शुरू में दिक्कत हो रही थी, बहुत ओवरवेलमिंग था कि कैसे वापस से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सब पढ़ना। बट एक रीडिंग आप शुरू करते हैं देना, तो उसके बाद सेकेंड रीडिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, लेकिन पहली रीडिंग आप थोड़ा सा टाइम दे के अपनी ख़त्म करिए। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी मैंने BD चौरसिया से पढ़ी, और मैंने IB सिंह भी फॉलो की थी एम्ब्रियोलॉजी के लिए और न्यूरो एनाटॉमी के लिए। तो बहुत अच्छे से डायग्राम्स के साथ, कलरफुल डायग्राम्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया है हमारा नर्वस सिस्टम वगैरह, क्रेनियल नर्व्स वाले जो पार्ट हैं ये सब। तो आप डायग्राम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए एनाटॉमी में, डायग्राम्स के थ्रू थ्योरी पढ़िए, ये नहीं कि थ्योरी पढ़ रहे हैं फिर डायग्राम्स पढ़ रहे हैं। तो आपके जो डायग्राम्स हैं उसके नीचे जो थ्योरी लिखी होती है वही पढ़िए, क्योंकि आप 3 मिनट में लिख भी उतना ही पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख सकते। तो एनाटॉमी के लिए तो मेरा यही सुझाव हो। तो उसके बाद फिजियोलॉजी मैंने गैनोंग से पूरी पढ़ी थी, और मैं पूरी बुक नहीं रखती थी, जितना सिलेबस है उतना फ़ोटोकॉपी करा के मैंने अपने पास रख लिया था। वही मैंने बायोकेमिस्ट्री के साथ भी किया, जो हार्पर से मैंने पढ़ा, और सत्यनारायण नहीं मैंने पढ़ा, क्योंकि आप वेस्टर्न ऑथर पढ़ रहे हैं, आप एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, आप कॉपी पेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो नो डाउट आपके मार्क्स भी वैसे ही आएंगे। तो हार्पर मैंने पढ़ी थी, और मैंने सिर्फ वो चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में फ़ोटोकॉपी करा के मैंने रख लिया था। तो मैं एक बल्कि बुक से बच जा रही थी, एक साइकोलॉजिकल जो आपका इम्पैक्ट होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं हो रहा था मेरे साथ। तो पतली पतली मेरे फ़ोटोकॉपीज़ रहते थे रैक पे, और मैंने निकाला, और बहुत ही हैंडी भी होता है। आप चल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में हो, आप एग्ज़ाम दे जा रहे हो सेंटर पे, तो आप फटाफट पलट के देख ले रहे हो। और प्लीज़ डायग्राम फिजियोलॉजी के ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आप बायोकेमिस्ट्री में भी जो आपका ये सब आपका पार्ट है, जितने भी डायग्राम्स हैं बायोकेमिस्ट्री में वो बहुत यूज़फुल हैं, तो डायग्राम ज़रूर बनाइए, मतलब बहुत ही एक अच्छा व्यू आता है। और आंसर राइटिंग के समय प्लीज़ डायग्राम को ब्लॉक में कलर भी कर दीजिए अगर आपके पास टाइम है, तो वो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देता है कि बहुत डायग्राम आपके कॉपी से उभर के आ रहा है। तो सिर्फ पेंसिल से बना दिया ऐसे रैंडम तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि मैं भी जब मार्क्स दे रही होती थी अपने एमबीबीएस स्टूडेंट्स को गायनी में, तो जिन्होंने अच्छे डायग्राम्स दिए हैं तो ऑब्वियसली मैं उन्हें ज़्यादा मार्क्स देती थी। उसके बाद आपका फिर फॉरेंसिक मैंने रेड्डी से पढ़ी थी, सिर्फ रेड्डी से पढ़ी थी, और बहुत ज़्यादा नहीं। फॉरेंसिक में भी आप वेपन्स वगैरह अगर आ रहा है एग्जाम में, तो आप प्लीज़ उसके डायग्राम ज़रूर बना दीजिए कि ऐसे सिरेटेड एजेस होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, तो आपके इंसिजन कट वुंड कैसा होता है, तो हर चीज़ डायग्राम से शो करिए। रेड्डी में बहुत अच्छे से डायग्राम दिए, इवन एब्रेजन की इंजुरी का भी पेंसिल डायग्राम, स्केच डायग्राम बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो आपको फॉरेंसिक में भी डायग्राम यूज़ करना है। रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन मैंने नोवैक से पढ़ा था, गायनी से, वो मैंने अपने पीजी टाइम पढ़ा था, वो मुझे याद था, और हम लोग थ्योरी में भी अप्लाई करते थे जब हमारे पास रेप विक्टिम आते थे, तो हम जिस तरह से एग्जामिन करते थे। प्लीज़ अगर आप को नहीं आइडिया है तो आप अपने किसी सीनियर से ज़रूर बात कर लें, उनसे पूछ लें कि कैसे प्रैक्टिकल वे ऑफ एग्जामिनिंग अ पेशेंट क्या होता है, केस क्या होता है, कैसे आप प्राइवेसी मेंटेन करते हो, कैसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हो, कैसे उनके इंजरीज़ की डिटेल लिखते हो। तो जब आपका रेप पे क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से उसको लिखते हो, और 20-20 मार्क्स से कम तो क्वेश्चन नहीं आते हैं रेप विक्टिम के एग्जामिनेशन पे, तो वो बहुत स्कोरिंग हो जाता है।
फिर आपका बाकी सब्जेक्ट हुआ, मैंने रॉबिन से पूरी पैथोलॉजी पढ़ी थी, और रॉबिन से अगेन मेरी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, एमबीबीएस में मेरा डिस्टिंक्शन था मेरा रॉबिन्स में, आई मीन पैथोलॉजी में। तो मेरा पैथोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रॉबिन्स फिनिश करने में। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है रॉबिन्स, तो आप अपनी नॉर्मल हर्षमोहन से भी पढ़ सकते हैं अपनी पैथोलॉजी, बट प्लीज़ डायग्राम्स पे ध्यान दीजिए। पैथोलॉजी के जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं प्लीज़ डायग्राम के साथ लिखिए, और डायग्राम को अच्छे से कलर ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें आपका ये अनंत नारायण है। और उसके अलावा मेडस्केप से मैंने कुछ माइक्रो के पोर्शन पढ़ लिए थे, रीसेंट के जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ये सब आ रहा है, उस पर कुछ अच्छे आर्टिकल्स WHO से आप निकाल के पढ़ सकते हैं। WHO से मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था, जो मुझे यूज़फुल लग रहा था सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप भी गूगल करके देख सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये आपको बाकी बुक में बिलो स्टैंडर्ड मिल रहा है, तो आप WHO की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके वही बेसिक किताबें आपकी एमबीबीएस की जो हैं, आपको बस वही फॉलो करना है, लेकिन सिलेबस से सीमित रहिए। कई बार आंसर राइटिंग करिए। अभी जो नए टेस्ट सीरीज़ वगैरह शुरू हुए हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अगर आप घर में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाके 3 घंटे के स्पैन में डायग्राम बना के अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि 3 घंटे के स्पैन में आप सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लीजिए, कुछ छूटने नहीं पाए। उसके बाद पेपर 2 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन मेडिकल साइंस, कि जहाँ केस स्टडीज़ को कैसे सॉल्व करना है। वो मेरा जो पर्पस है इस वीडियो का वही है कि केस स्टडी में प्लीज़ आपको पता है कि हाँ पॉइजनिंग मेरे सिलेबस में है, तो अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है जहाँ आपको लग रहा है हाँ हाँ ये तो सीधे पॉइजनिंग है, तो आप सीधे पॉइजनिंग पे शुरू हो जाते हैं। प्लीज़ ये गलती नहीं करना है एग्जाम में। आपको कोई बंदा अनकॉन्शियस होकर आपके पास आ रहा है हॉस्पिटल में, तो आप एज एन इंटर्न या एज अ PG स्टूडेंट आप पोस्ट MBBS उसको कैसे मैनेज करते हो सकता है बंदा अनकॉन्शियस आ रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया का केस हो सकता है, सेरेब्रल इंजरी का केस हो सकता है, वो डायबिटिक है तो वो डायबिटिक कोमा में रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो आप सीधे पॉइजनिंग पे मत आइए। अपने DDs में शुरुआत मोस्ट कॉमन चीज़ से करिए, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे क्वेश्चन था कि फार्मर है या कोई लेबरर है, वो धूप में बहुत देर से काम कर रहा है, सडनली शॉक के कंडीशन में आपके पास आ रहा है, या शॉक नहीं आप कह लो कि अनकॉन्शियसली आपके पास आ रहा है, तो फिर आप सीधे जंप नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर वो में। आप ये भी सोच सकते हैं हाँ हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, या डिहाइड्रेशन की वजह से भी अनकॉन्शियस हो सकता है। तो बहुत ही कॉमन कॉजेज़ जो हमारे सिस्टम्स के हैं, वो आप प्लीज़ अपनी बेसिक बुक्स रेफ़र करिए, आप जो भी अपने कॉलेजेस में आपने पढ़े हों, जिन भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिकल वाली जो बुक्स होती थी हमारी, जो हम बेड साइड पेशेंट के पढ़ रहे होते थे, कि बेसिक हमारे फीवर के DDs क्या होते हैं, अनकॉन्शियस स्टेट के DDs क्या होते हैं, पेशेंट अगर तुम्हारा शॉक में प्रेजेंट कर रहा है तो DDs क्या क्या हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है कि आपका केस प्रेजेंटेशन डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपरली DDs देना है। उसके बाद डर्मा एक बहुत स्कोरिंग पार्ट हो जाता है, और डर्मा मैंने किसी इंडियन ऑथर नहीं, मैंने फिट्जपैट्रिक के जो आपके सिलेबस है वो मैंने फिट्जपैट्रिक का फोटोकॉपी करा लिया था। उसमें बहुत अच्छे से टेबल में अच्छे अच्छे DDs दिए हुए हैं हर लीजन्स के, हर कंडीशंस के, तो वो बहुत यूज़फुल है। उसके बाद अलावा मैंने पीडियाट्रिक्स के लिए इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP की जो बुक आती है वो मैंने फ़ोटोकॉपी करा ली थी सिलेबस वाइज, और घई मैंने पढ़ी थी। सर्जरी और मेडिसिन के लिए जो आपकी मैथ्यूज़ हो गई और मणिपाल हो गई, उतना बहुत है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन और सर्जरी में ट्रीटमेंट वाले पार्ट में कि मेडिसिन ये लिख दें वो लिख दें, फार्मा वाले पार्ट में उतना नहीं घुसना है। आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है कि हाँ कैसे पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, आपको ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट क्या होगा। आप बेसिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करिए, और ट्रीटमेंट में आपका इन्वेस्टिगेशन पार्ट भी आएगा और आपको मैनेजमेंट पार्ट भी आएगा। लाइक आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे, तो अब इन्वेस्टिगेशन में आप सिर्फ यूरिन एग्जामिनेशन नहीं लिखते हैं, आपको उसमें क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल आप WBC ढूंढ रहे हो, आप उसमें पस सेल्स ढूंढ रहे हो या कास्ट सेल्स ढूंढ रहे हो, तो वो आप ज़रूर मेंशन करो। उसी तरह आप CT स्कैन लिख के नहीं छोड़ देंगे। आप CT स्कैन लिख रहे हैं तो आप उसमें क्या ढूंढ रहे हैं, किस सिस्टम में क्या ढूंढ रहे हैं। और बेटर ये होगा कि आप CT स्कैन का एक छोटा सा कट सेक्शन वाला डायग्राम बना के लिवर का लीजन दिखा के, या जो भी आप सर्च कर रहे हो वो दिखा दीजिए कि हाँ मुझे ये मैं ढूंढ रहा हूँ, ये अपीयरेंस में ढूंढ रहा हूँ। तब तो और आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि हाँ इसको पता है कि CT स्कैन चाहिए, CT स्कैन में इसको क्या चाहिए और वो कैसा दिखता है वो भी इसको पता है, या फिर MRI T1 T2 इमेजेस में कैसा दिखता है वो भी इस बंदे को पता है। तो बहुत ज़्यादा मेडस्केप जो हमारी वेबसाइट है उसमें बहुत ज़्यादा रेगुलर गूगल करते रहिए कि MRI में क्या दिखता है, CT स्कैन में क्या दिखता है। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड। आप उनसे डिस्कस करिए कि बॉस या मैम कैसे दिखता है अल्ट्रासाउंड में, कैसे विजन आता है या क्या है।
तो आप रेगुलरली अपने दोस्तों से बात करिए, सीनियर से बात करिए कि सर आप कैसे, वैसे जैसे मैं थी तो सर्जरी का पार्ट बहुत मुझे बड़ा लग रहा था, तो मैं अपने सीनियर को फ़ोन करके पूछ लेती थी कि बॉस आप ये लैरिंजल कैंसर को कैसे ट्रीट करते थे, या प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा का फ्लो चार्ट बता दो, कौन पढ़े अब, तो वो मुझे बता देते थे ऐसे ऐसे एल्डरली पेशेंट आ रहा है, ये करवा लो वो करवा लो, ऐसे मैनेज कर लो। तो आप प्लीज़ अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करिए। और मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी 2 स्लाइड्स बनाई हैं पेपर 1 और पेपर 2 को कवर करने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा फार्मा एक बहुत बड़ा हेडेक होता है पेपर 1 में, तो वो मैंने बस KDT पढ़ी थी, और बार बार उसे आप रिवाइज़ करिए क्योंकि आप बहुत जल्दी भूलते हैं फार्माकोलॉजी। उसके अलावा पेपर 2 में जनरल सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनी मैंने नहीं पढ़ी इस UPSC के लिए क्योंकि ऑलरेडी मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे लग रहा था आएगा तो मैं कर ले जाऊँगी, तो वो एक मेरा टाइम बच गया था। और तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस में टेंशन लेने की बात नहीं है। अपना सिलेबस कवर कर लीजिए और कोशिश करिए एक रीडिंग आप दिसंबर से पहले ख़त्म कर लीजिए अगर आप जून से पढ़ रहे हैं तो, और जो मेरे तरह लेट बिगनर्स हैं वो मार्च तक तो एक रीडिंग ख़त्म ही कर लें। मैंने अपनी सारी रीडिंग मार्च तक मेडिकल साइंस की एक रीडिंग ख़त्म कर ली, तो उसके बाद प्री के बाद एक रीडिंग में ही मुझे लगा कि हाँ चलो अब चीज़ें वापस आई कुड रिकॉल, और एक रिविजन काइंड ऑफ हो गया है, अब दोबारा पढ़ने में मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा। और वैसा ही हुआ, प्रीलिम्स के बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेडिकल साइंस को रिवाइज़ करने में, लेकिन हाँ सिलेबस बहुत वाइड है तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। स्पेशली आपका पेपर 1 वाला पार्ट जो बहुत स्टैटिक है और भूले हुए काफ़ी दिन हो गया है। जनरल सर्जरी, मेडिसिन तो स्टिल आपके, हम लोग के बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिस में हम रहते हैं, पेशेंट्स को देख रहे होते हैं हर तरह के, वो इतना ट्रबलसम नहीं होता है। लेकिन अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे, रेगुलर आंसर प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम्स ओरिएंटेड पढ़ेंगे, तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे उभर के आएंगे। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।